नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस की और डिस्कस करेंगे हम क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस के सिंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 3 को। इससे पहले हम फर्स्ट एंड सेकंड सिंपल क्वेश्चन पेपर को आपके साथ शेयर कर चुके हैं, विद सॉल्यूशन हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दिया गया है, वहां से आप उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। दोनों ही वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज का जो हमारा थर्ड सिंपल क्वेश्चन पेपर रहेगा ये फर्स्ट एंड सेकंड से थोड़ा सा अलग रहेगा। कैसे रहेगा? देखिए, जो फर्स्ट एंड सेकंड हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर थे वो दोनों सीबीएसई के ऑफिशियल पैटर्न पर बेस्ड थे, यानी कि आपका एनुअल एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पेपर होगा एग्जैक्टली वैसे ही वो सिंपल क्वेश्चन पेपर थे। ठीक, अब देखिए एग्जैक्टली वैसा कैसे रहेगा। तो जो सीबीएसई है वो क्लास 10th और 12th के लिए ऑफिशियली सिंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज करता है। 9th या 11th के लिए इस टाइप के कोई भी सिंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई की ओर से नहीं आते हैं। तो उसमें कौन सा पैटर्न फॉलो किया जाता है? क्लास 9th के लिए 10th के पैटर्न को फॉलो करना होता है और क्लास 11th के लिए 12th के पैटर्न को फॉलो किया जाता है। तो हमने उसी पैटर्न पर बेस्ड सिंपल क्वेश्चन पेपर आपके लिए प्रिपेयर किए थे। जहाँ तक थर्ड सिंपल क्वेश्चन पेपर की बात है तो यहाँ पे क्या चेंज है? दो चेंज है। एक तो आपके एग्जाम में एमसीक्यूज रहने हैं, मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज को इस सिंपल क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड नहीं किया। दूसरा, आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी रहने, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19, ओके, दोनों रहने, तो वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए। और इसके साथ साथ बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, यानी कि एक अच्छी प्रैक्टिस आप इस सिंपल क्वेश्चन पेपर के साथ कर सकते हो और एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी रहेंगे। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की और डिस्कस करते हैं सिंपल क्वेश्चन पेपर को। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस के सिंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 3 को, जिसके लिए आपको 180 मिनट्स यानी कि एग्जैक्टली 3 आवर्स मिलने वाले हैं और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 80। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें दिया नहीं गया। इसमें हमें बताया गया कि सिंपल क्वेश्चन पेपर जो हमें दिया गया है उसमें आपके 4 सेक्शंस रहेंगे, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। टोटल 28 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 to 10 है वो 1 मार्क का रहेंगे, 11 to 23 मार्क का रहेंगे और 21 से 27 तक 5 मार्क का रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आपका मैथ वर्क का रहेगा, जिसमें 28A हिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा 2 मार्कर और 28B जियो से रिलेटेड रहेगा आपका 3 मार्कर। ठीक, चलिए सबसे पहले हम सेक्शन ए की ओर चलते हैं और यहाँ पे क्या दिए गए? यहाँ पे हमें दिए गए क्वेश्चन नंबर 1 to 10 और ये क्वेश्चन रहेंगे आपके 1 मार्कर। ओके, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, गद्दी पेस्टल कम्युनिटी इज फ्रॉम। हमें बताना कि ये गद्दी पेस्टल कम्युनिटी है वो कहाँ से है, गद्दी चरवाहे समुदाय कहाँ से है। तो गद्दी पेस्टल कम्युनिटी ये हिमाचल प्रदेश से। देखिए, आपने 5th चैप्टर में हिस्ट्री में पढ़ा है कि ये पेस्टल कम्युनिटीज़ होती है, क्या करते हैं कि ये जो पेस्टल कम्युनिटीज़ होती है, दीज पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह पर ये घूमते रहते हैं। किसके साथ? अपने एनिमल्स के साथ, अपने पशुओं के साथ। ठीक, दीज पीपल ऑलवेज मूव इन काफिला, ये हमेशा काफिला यानी कि ग्रुप में घूमते हैं। ठीक, और इसके साथ साथ इनका जो मूवमेंट होता है वो सीजनल मूवमेंट होता है। सीजनल मतलब दीज पीपल मूव अकॉर्डिंग टू चेंज इन सीजन। जैसे गद्दी कम्युनिटी की बात करें तो जब समर सीजन होता है तो ये अपवर्ड ऊपर की पहाड़ियों में हाई माउंटेन्स की ओर चले जाते हैं और जब विंटर सीजन की शुरुआत होती है तो ये डाउनवर्ड आ जाते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं। ठीक, तो गद्दी कम्युनिटी कहाँ से? ये हिमाचल प्रदेश से है। उसके बाद सेकंड जो हमें क्वेश्चन दिया गया, सेकंड क्वेश्चन दिया गया, विच इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। हमें बताना है कि कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत थी। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है व्हेन जर्मनी अटैक्ड ऑन पोलैंड ऑन 2 सितंबर 1939, यानी कि 2 सितंबर 1939 को जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर हमला किया तो वो सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत थी। ओके, उसके बाद थर्ड हमें क्वेश्चन दिया गया, डिफाइन नेचुरल वेजिटेशन। प्राकृतिक वनस्पति को हमें परिभाषित करना कि ये प्राकृतिक वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है। सो नेचुरल वेजिटेशन इज ए टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज नेचुरली विदाउट एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेल्प ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ओके, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन कौन सी है? नेचुरल वेजिटेशन इज ए टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज नेचुरली विदाउट एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेल्प ऑफ द ह्यूमन बींग्स, यानी कि मानव की बिना किसी सहायता के, मानव की बिना किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता के अपने आप उगने वाली वनस्पति को हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन।
दिस इज ऑल्सो नोन एज द वर्जिन वेजिटेशन, इसको हम अक्षत वनस्पति भी कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद थर्ड जो फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन है विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाइएस्ट सेक्स रेशो। हमें बताना है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है। ओके, हमें बताना है कि हाईएस्ट सेक्स रेशो कौन से स्टेट में है। देखिए ये लिंगानुपात, ये सेक्स रेशो क्या होता है, सेक्स रेशो इज ए रेशो बिटवीन द मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन के बीच में रेशो होता है। यानी कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ द फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं, उसको हम लिंगानुपात बोलते हैं। तो हाईएस्ट जो सेक्स रेशो है वो केरला में है और लोएस्ट की अगर बात करें तो वो हरियाणा में है। ठीक, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया, फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं ये हमें बताना है। देखिए जो भी हम काम धंधे करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सभी एक्टिविटीज़ है। इन एक्टिविटीज़ को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए एक होती है आर्थिक क्रिया, दूसरी होती है अनार्थिक क्रिया। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है ये हमसे पूछा गया। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज थ्रू विच वी जनरेट इनकम। ऑल दोज एक्टिविटीज थ्रू विच वी जनरेट इनकम आर नोन एज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी कि वो सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय होती है, जिनसे हमें इनकम होती है, उनको हम आर्थिक क्रिया बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टीचर स्कूल में टीच कर रहा है, ही और शी इज गेटिंग सैलरी फॉर दैट, उसके लिए उन्हें सैलरी मिल रही है, तो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और वो घर पे अपने बच्चों को अगर टीच कर रहे हैं तो उनको सैलरी नहीं मिलती, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यानी कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनकम के ऊपर, आय के ऊपर। अगर इनकम हो रही है तो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज मोर पावरफुल। संसद का कौन सा सदन ज्यादा शक्तिशाली, ये हमें बताना है। देखिए देयर आर द 2 हाउसेज इन द पार्लियामेंट, फर्स्ट वन इज द राज्यसभा एंड सेकंड वन इज द लोकसभा। और इसमें राज्यसभा वो अपर हाउस है, लोकसभा वो लोअर हाउस है, लेकिन लोअर हाउस जो है वो ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू द राज्यसभा। डिटेल में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व क्या होता है। टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर और पर यूनिट एरिया इज नोन एज द पॉपुलेशन डेंसिटी। यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर या 1 इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को हम जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। देखिए जैसे पर स्क्वायर किलोमीटर क्या होगा कि 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर हो गए ना, ये 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसमें कितने लोग रहते हैं एवरेज, उसे हम बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक, अगर हम बात करें इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी की तो इट वाज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व था। हाईएस्ट बिहार में है और लोएस्ट अरुणाचल प्रदेश में है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया। 8th हमारा क्वेश्चन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स। हमें बताना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स, कितने राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। तो देखिए इसके बारे में हम जब हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या चैप्टर को डिटेल में डिस्कस किया था तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था कि हम एक लाइन लिख सकते हैं मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। इसमें उन सभी राज्यों के, उन 8 राज्यों के 8 स्टेट्स के नेम दिए गए। ठीक, 8 स्टेट्स के नेम दिए गए जहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो मी से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल, रै से राजस्थान, गै से गुजरात, मै से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झाड़ से झारखंड। तो ये वो 8 स्टेट्स है जहाँ से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। उसके बाद 9th हमें क्वेश्चन दिया गया। 9th क्वेश्चन है विच रिवर इज नोन एज साउथ गंगा। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। सो साउथ की जो सबसे लंबी नदी है उसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। कौन सी है, गोदावरी नदी। सो गोदावरी रिवर इज नोन एज द साउथ गंगा, दक्षिण गंगा, ओल्ड गंगा, वृद्ध गंगा, यानी कई सारे नामों से जान सकते हैं हम गोदावरी को। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 10th क्वेश्चन है, ये 1 मार्कर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस क्वेश्चन पेपर में। नेम द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का हमें ना बताना है। देखिए द्वीप क्या होता है, आइलैंड क्या होता है, लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। एक भूभाग जो चारों ओर से पानी से घिरा उसको बोलते हैं हम आइलैंड, द्वीप बोलते हैं। ऐसे ही भारत की जो ब्रह्मपुत्रा नदी है उसमें कई सारे रिवराइन आइलैंड पाए जाते हैं, यानी कि इधर से पानी निकल रहा है, इधर से पानी निकल रहा है, बीच में ऐसे आइलैंड है। ठीक, यहाँ से पानी है, यहाँ से पानी है। तो सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली है, माजुली। और कहाँ, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर में, कौन से स्टेट में, असम में है। ओके, तो ये थे हमारे इस क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट सेक्शन यानी कि सेक्शन 1 के 1 मार्कर क्वेश्चन।
नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, और नेक्स्ट सेक्शन है हमारा जिसमें हम डिस्कस करेंगे 3 मार्कर क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमें दिए गए क्वेश्चन नंबर 11 to 20 3 मार्कर क्वेश्चन दिए गए। तो इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, व्हाट डू यू नो अबाउट द गुज्जर बकरवाल्स। गुज्जर बकरवाल के बारे में आप क्या जानते हो। देखिए कॉमन सी लाइनें आप लिख सकते हो। गुज्जर बकरवाल्स आर फ्रॉम, कहाँ से, ये जम्मू कश्मीर से। गुज्जर बकरवाल है वो जम्मू कश्मीर से। उसके बाद क्या बताओगे कि दीज पीपल आर द पेस्टलिस्ट, ये चरवाही समुदाय है। एंड दीज पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं अलॉन्ग विद देयर एनिमल्स। एंड दीज पीपल ऑलवेज मूव इन काफिला, हमेशा काफिले में घूमते हैं। और दीज पीपल डू द सीजनल मूवमेंट, सीजनल मूवमेंट करते हैं यानी ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु में जैसे बदलाव आया तो ये मूवमेंट करेंगे। और ये जो मूवमेंट करते हैं ये 3 चीज़ों की तलाश में करते हैं। दीज पीपल मूव इन सर्च ऑफ द 3 थिंग्स, फूड फॉर दमसेल्व्स, फॉडर एंड वाटर, यानी कि खाना हो गया, चारा हो गया और पानी हो गया। जहाँ पे ये चीज़ें मिलती है उसी की तलाश में घूमते रहते हैं। ओके, सिर्फ गुज्जर बकरवाल ही नहीं, अगर गद्दी के बारे में पूछा जाए, धंगर के बारे में, रायका के बारे में, तो आंसर लगभग सेम रहेगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा व्हाट वाज द ब्लडी संडे इंसिडेंट। ये आपको बताना है खूनी रविवार की घटना क्या थी। तो देखिए मैं मोटे तौर पे यहाँ पे बता रहा हूँ, हम डिटेल में डिस्कस नहीं करें। तो ब्लडी संडे का इंसिडेंट था दैट अकर्ड इन 1905 की जो रेवोल्यूशन थी उससे पहले अकर हुआ था। 1904 में ये इंसिडेंट होता है। और उस वक्त क्या होता है कि जो वर्कर्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। दे वर डिमांडिंग हायर वेजेस एंड दे वर डिमांडिंग द रिडक्शन इन द वर्किंग आवर्स, कि काम करने के घंटे कम हो, वेजेस ज़्यादा होने चाहिए। तो इसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनके ऊपर ओपन फायरिंग की जाती है। और उस इंसिडेंट में हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स मारे जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स डाइड इन दैट इंसिडेंट। तो उस दिन संडे था तो उसको ब्लडी संडे इंसिडेंट कहा जाता है। ओके, सो इट वाज द इंसिडेंट ऑफ 1905। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, व्हाट वाज द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। त्रिकोणीय दास व्यापार क्या था। देखिए दास व्यापार क्या था, अफ्रीका से यूरोप और यूरोप से अमेरिका, ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड था। इसमें अफ्रीका से स्लेव्स को खरीदा जाता था एंड देन उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था कहाँ, यूरोप में। एंड देन दीज वर माइग्रेटेड या शिफ्टेड टू द अमेरिकन जो कॉलोनीज थी वहाँ पर उनको भेज दिया जाता था। और इसका रीज़न ये था कि वहाँ पर जो बागान थे, प्लांटेशन फार्मिंग की जाती थी, तो वहाँ पर वर्कर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। तो उसके लिए स्लेव ट्रेड किया जाता था। तो इसको ट्रायंगुलर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट वाज बिटवीन द 3 कंटिनेंट्स, अफ्रीका, यूरोप एंड अमेरिका। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 14th क्वेश्चन दिया गया है, 14th क्वेश्चन देखिए, 14th क्वेश्चन है व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसमें देखिए बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, तो कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे पहला है जो वहाँ के राजा थे, सम्राट थे, लुई 16, उनकी अयोग्यता। ओके, वीकनेस ऑफ द किंग, कि राजा था, सम्राट था, वो अयोग्य था। ही वॉज अनेबल टू हैंडल द सिचुएशन, वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा था। ही वॉज नॉट ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, भी वो अच्छा नहीं था। तो पहला कारण तो ये था। दूसरा था अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा था बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, पोवर्टी, निर्धनता बहुत ज़्यादा थी। इसके साथ साथ जो वहाँ का टैक्स सिस्टम था वो भी रिस्पॉन्सिबल था। थर्ड स्टेट को सारे टैक्स देने पड़ते थे। ओके, तो ये कई सारे कारण आप यहाँ पे, क्योंकि 3 मार्कर है तो आपको 3-4 रीजन मेंशन करने हैं। ओके, जार निकम्मा था, योग्य था, बेरोजगारी, निर्धनता, इसके साथ साथ दोषपूर्ण कर प्रणाली, पैथेटिक कंडीशन ऑफ द फार्मर, फार्मर के हालात अच्छे नहीं थे। तो ये कारण आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद 15th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फिनोमेना ऑफ एल नीनो। एल नीनो क्या है ये हमें बताना है। ओके, देखिए एल नीनो क्या है। एल नीनो एक जल धारा है, ठीक, ओशन करंट है। किस टाइप के ओशन करंट है, इट इज़ ए टेम्परेरी ओशन करंट। टेम्परेरी है यानी कि स्थायी नहीं है। इट अपीयर्स आफ्टर एवरी 3 to 5 ईयर्स, हर 3 से 5 वर्ष के बाद अपीयर होती है। कहाँ अपीयर होती है, नियर द कोस्ट ऑफ द पेरू। ठीक, यानी कि एल नीनो क्या है, पहली चीज़ इट इज़ एन ओशन करंट एंड इट इज़ अ टेम्परेरी ओशन करंट, अस्थायी जलधारा है। इट अपीयर्स आफ्टर एवरी 3 to 5 ईयर्स, 3 से 5 वर्षों के बाद आती है। कब आती है, इन द मंथ ऑफ द दिसंबर। कहाँ आती है, ये आती है पेरू के कोस्ट के पास। और ये इंडियन मॉनसून को अफेक्ट करती है कि द ईयर व्हेन द एल नीनो अपीयर्स वी गेट द लेस अमाउंट ऑफ द रेनफॉल। मॉनसून हमारा कमज़ोर हो जाता है उस वर्ष। ठीक, इतना का बता दोगे काफ़ी रहेगा। उसके बाद इसमें दिया गया 16th क्वेश्चन, हाउ डज द कैबिनेट डिफर फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब होता है, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ द मिनिस्टर्स। इसमें सारे मिनिस्टर्स आ जाते हैं,
सच एज द कैबिनेट मिनिस्टर्स, सच एज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस, तीनों टाइप के मिनिस्टर्स आ जाते हैं। इसमें जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो सबसे पावरफुल होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स आर द मोस्ट पावरफुल वन, दीज आर द इंचार्जेस ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स के वो इंचार्जेस होते हैं। एंड मेजर जो डिसीजन होते हैं, मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द कैबिनेट मिनिस्टर्स। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो मेजर डिसीजंस लेते हैं, यानी इसमें प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो कैबिनेट मीटिंग्स को चेयर करते हैं, उनकी अध्यक्षता करते हैं और बड़े बड़े डिसीजन उसी में लिए जाते हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स आर द मोस्ट पावरफुल अमंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक, तो ये सब कुछ आपको मेंशन करना है। उसके बाद 17th आपका क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। 17th हमें क्वेश्चन दिया गया, डू यू थिंक दैट डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस? गिव 3 आर्गुमेंट्स टू सपोर्ट योर आंसर। हमें बताना है कि लोकतंत्र सरकार का बेहतर रूप कैसे है और कोई 3 तर्क भी हमें देने हैं। देखिए, डेमोक्रेसी इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। पहली चीज़ तो ये कि लोगों की अपनी सरकार होती है, बाकी अपनी नहीं है। ओके, इन डेमोक्रेसी पीपल कैन चूज देयर गवर्नमेंट, अपनी सरकार को लोग खुद चुन सकते हैं। दे कैन चेंज देयर गवर्नमेंट, वो अपनी सरकार को खुद चेंज कर सकते हैं। एवरी पीपल हैव इक्वल राइट टू वोट। एवरी सिटीजन, हर व्यक्ति है उसके पास, एवरी पर्सन हैव्स इक्वल राइट टू वोट, हर व्यक्ति के पास एक समान वोट डालने का अधिकार होता है। यानी कि यहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होती है। ऐसा होता ना कि क्या डिक्टेटरशिप में या बाकी में होता? बिल्कुल नहीं होता। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम लोकतंत्र की बात करें कि पहली चीज़ तो ये होगी कि लोकतंत्र लोगों की अपनी सरकार होती है। लोकतंत्र में लोग अपनी शासकों को चुन सकते हैं, उनको बदल सकते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे कोई भी सिटीजन है, एनीवन हु वांट टू कंटेस्ट द इलेक्शन दे कैन कंटेस्ट द इलेक्शन। कोई भी चुनाव लड़ना चाहता है वो चुनाव लड़ सकता है। इट मीन्स दैट सभी के पास अपॉर्चुनिटी होती है राजा बनने की। तो ये इतने सारे लॉजिक दे दोगे काफ़ी रहेगा। उसके बाद 18th जो हमें क्वेश्चन दिया गया, पाकिस्तान अंडर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ वॉज ए डेमोक्रेसी, डू यू एग्री? नो, अंडर द प्रेसिडेंट मुशर्रफ द पाकिस्तान वॉज नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट थिंग इज दैट द प्रेसिडेंट मुशर्रफ वॉज नॉट अ इलेक्टेड लीडर, ही वॉज नॉट द इलेक्टेड रूलर, वो चुने हुए शासक नहीं थे। सेकेंड, इलेक्शंस वर हेल्ड आफ्टर दैट, समटाइम्स कुछ टाइम के बाद इलेक्शंस वहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, लेकिन वो फ्री एंड फेयर नहीं थे। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं? वी कैन से दैट द पाकिस्तान अंडर द जनरल परवेज मुशर्रफ वॉज नॉट द डेमोक्रेटिक वन, वो डेमोक्रेटिक नहीं था। तो सबसे पहले तो हमें बताना कि यस या नो, तो नो, हम वी आर नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। उसके बाद बताएंगे कि पहले ये कि वो इलेक्टेड नहीं थे और दूसरा जो इलेक्शन हुए थे वो फ्री एंड फेयर नहीं थे, स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं थे। उसके बाद नेक्स्ट है एलोबरेट फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। हमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या करनी है कि ये कैसे है। देखिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात हो रही है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो देखिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब क्या होता है कि इन इंडिया एवरी सिटीजन इज फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन और नॉट एट ऑल। देखिए, हर नागरिक को स्वतंत्र है, किसी भी धर्म को माने या ना माने उसका पर्सनल मैटर है। गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करती। देर इज़ नो ऑफिशियल रीजन इन आवर कंट्री, हमारे देश में कोई ऑफिशियल रीजन नहीं है। एंड देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होता। सो ये सब कुछ मेंशन किया गया है किसमें? फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक, इसके अंडर ये मेंशन किया गया, यानी कि हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसके तहत हर व्यक्ति के पास ये स्वतंत्रता है कि वो किसी भी धर्म को माने या किसी भी धर्म को ना माने। यहाँ पे धर्म एक पर्सनल मैटर होता है और धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता कानून के अनुसार। उसके बाद हमारा 20th क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्कर में ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हाउ वी कैन कन्वर्ट ह्यूमन बींग्स इनटू रिसोर्सेज, हम मानव को संसाधन के रूप में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए, अगर हमें ह्यूमन बींग्स को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करना है, जैसे आप सभी स्टूडेंट्स हो, यू कैन ऑल्सो बिकम ए ह्यूमन रिसोर्सेज, कितने बेटर बनेंगे वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। फर्स्ट है आपकी एजुकेशन, सेकंड है हेल्थ, थर्ड है आपकी ट्रेनिंग और फोर्थ में हम टेक्नोलॉजी को ले सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी भी इतनी इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 फैक्टर हो जाएंगे कि वी कैन कन्वर्ट द ह्यूमन बींग्स इनटू द रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ द 3 थिंग्स और द 4 थिंग्स, 3+1 कर लीजिए, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये था हमारा सेक्शन बी। उसके बाद सेक्शन सी, यहाँ पे दिए गए हमें 5 मार्कर क्वेश्चन और इनकी मैंने यहाँ पर हिंदी राइट नहीं किया। तो चलिए समझते हैं
हिंदी मीडियम के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि आपको बता पाएँ। इन वट वेज डिड द कॉलोनियल रूल एंड लॉज चेंज द लिव्स ऑफ द पीजेंट्स। इसमें हमें क्या बताना है, इसमें बताना है कि जो औपनिवेशिक शासक था उन्होंने कैसे किसानों के जीवन को बदल दिया था। देखिए, जो औपनिवेशिक शासक जो थे वो कई सारे कानून लेके आए थे, जैसे वो फॉरेस्ट लॉज लेके आए थे, जैसे वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लेके आए थे, ऐसे वो ग्रेजिंग लैंड एक्ट लेके आए थे। तो इन्होंने किसानों के जीवन को बदल दिया था। जैसे अगर हम बात करें उस वक्त जो ट्राइबल कम्युनिटीज है पर्टिकुलरली उनकी हम बात करें, जैसे जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट थे उसके तहत क्या किया गया कि दे बेंड द सेवरल कम्युनिटीज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया था। उसका मतलब ये था कि दे हैड टू टेक द परमिशन एंड जनरली परमिशन उनको दी नहीं जाती थी। एक तो उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था। सेकंड, थ्रू द फॉरेस्ट लॉज के थ्रू क्या किया गया था कि दे वर बेन टू एंटर इन टू द फॉरेस्ट एरियाज। फॉरेस्ट को क्लासीफाई कर दिया गया था, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट में, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, उनमें क्लासीफाई कर दिया गया था। जो रिजर्व फॉरेस्ट थे उसमें तो फार्मर्स एंट्री नहीं कर सकते थे किसी भी टाइप से। प्रोटेक्टेड में दे हैड टू टेक द परमिशन, और परमिशन जनरली उनको मिलती नहीं थी। इसके साथ साथ जो ग्रेजिंग लैंड्स थी उनको भी एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया था, और जो बाकी ग्रेजिंग लैंड्स थे उनके ऊपर टैक्स इम्पोज कर दिया गया था। तो कई वे से जो पीजेंट्स थे उनकी लाइफ अफेक्ट हुई थी कॉलोनियल पीरियड में, कि उनके पास जो ओपन रिसोर्सेज थे वो सारे के सारे ओपन रिसोर्सेज थे वो गवर्नमेंट ने, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ऑक्यूपाई कर लिए थे। तो हम सिंपल से इसको हम फॉरेस्ट लॉज के साथ, ट्राइबल जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है उनके साथ, या ग्रेजिंग लैंड एक्ट है उनके साथ, वेस्टलैंड रूल्स थे उनके साथ इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे बता दोगे तो आपका कवर हो जाएगा कि कैसे किसानों के या फिर फैशलिस्ट कम्युनिटीज़ की बात करें तो वो भी इसी तरीके से अफेक्ट हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, डिस्कस इन ब्रीफ द आइडियोलॉजी ऑफ द नाजिज्म। नाजिज्म की हमें आइडियोलॉजी यानी कि नाजीवाद की आइडियोलॉजी, विचारधारा हमें बताना है। देखिए, नाजिज्म की आइडियोलॉजी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द नाजी आइडियोलॉजी ऑल द पीपल आर नॉट इक्वल। उनके अकॉर्डिंग ये था कि सभी लोग बराबर नहीं होते। सम आर एट द टॉप एंड सम अदर एट द बॉटम, कि कुछ लोग श्रेष्ठ होते हैं, कुछ लोग नीचे होते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू देयर आइडियोलॉजी द जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप, कि वो मानते थे कि जर्मन आर्यन है वो टॉप के ऊपर है, और जो ज्यूज़ हैं दीज आर एट द बॉटम, वो बॉटम के ऊपर है। एंड अकॉर्डिंग टू देयर आइडियोलॉजी दे कंसिडर द ज्यूज़ एज देयर ग्रेटेस्ट एनिमी। वो ज्यूज़ को, यहूदियों को अपने सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। इसके साथ साथ दे यूज टू बिलीव इन वन नेशन वन लीडर में बिलीव करते थे। दे यूज टू बिलीव इन द जैसे अगर हम बात करें इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद में विश्वास करते थे कि भाई दूसरों पे हमला करो, ठीक है। इसके अलावा दे यूज टू वर्शिप वॉर, युद्ध की पूजा किया करते थे। तो ये सब कुछ इसमें आप मेंशन कर सकते हो, थोड़ा सा डिटेल में चले जाओगे। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स, यानी हिमालय की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियों में, प्रायद्वीपीय नदियों में हमें अंतर बताना है। तो दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो हिमालयन रिवर्स है, दीज रिवर्स आर पेरेनियल रिवर्स। हिमालयन जो हिमालय की नदियाँ हैं, पहले तो आप ऐसे बता सकते हो हिमालयन रिवर्स, दीज रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालय, ये हिमालय से निकलती हैं। पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें, दीज रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द पेनिनसुला प्लेट्यू से निकलती है। हिमालयन रिवर्स की बात करें तो ये रिवर्स पेरेनियल है, यानी कि सदावाहिनी है, पूरे साल पानी रहता है। जबकि साउथ इंडियन जो रिवर्स है वो सीजनल रिवर है, मौसमी नदियाँ, बारिश के दिनों में उनमें पानी आता है। हिमालयन रिवर्स है, दीज आर मोर इन नंबर्स की बात करें तो इस संख्या में ही ज़्यादा है, जबकि वो लेस इन नंबर, संख्या में कम है। हिमालयन रिवर्स है, दीज आर लार्ज इन साइज, लॉन्ग इन साइज में ही लंबी है, जबकि वो साइज में छोटी है। जैसे हिमालयन रिवर्स की बात करें तो गंगा 2525 किलोमीटर लंबी है, वहाँ की अगर बात करें तो लॉन्गेस्ट रिवर है वो 1500 किलोमीटर के आसपास है। ओके, इसके साथ साथ जो हिमालयन रिवर्स की बात करें, दीज आर मोर सूटेबल फॉर द इरीगेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि ये प्लेन एरिया से होके बहते हैं, तो यहाँ से नदियाँ से नहरें निकाली जा सकती हैं, जबकि पेरेनियल भी होती है। जबकि साउथ इंडिया के रिवर्स की बात करें तो वो पेरेनियल नहीं होती है, तो वो एग्रीकल्चर के लिए, इरीगेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है। हिमालयन रिवर्स की अगर बात करें तो दीज आर मोर सूटेबल फॉर द नेविगेशन, नाव चलाने के लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि प्लेन एरिया से बहती है। उनकी बात करें तो वो ऊबड़ खाबड़ इलाके से बहती है, तो वो केवल कोस्टल एरिया में ही नेविगेशन के लिए सूटेबल है। इसके साथ साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी ये ज़्यादा सूटेबल है, वो कम सूटेबल है। ऐसी कुछ चीज़ें आप लिख सकते हो तो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही व्हाट इज़ द ग्रीन रेवोल्यूशन, जो 24th क्वेश्चन है, मेंशन इट्स 2 मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। इसकी 2 मेरिट या डिमेरिट बताना है। इसे ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द 1960-67, या फिर आप 1960s डिकेड की बात कर सकते हो। इन द मिड ऑफ द 1960s
द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट एंड राइस इंक्रीज्ड बाय 3 to 4 times। देखिए हरित क्रांति क्या थी कि 1960 के दशक में गेहूं और चावल उनके उत्पादन में एकदम से अचानक से 3 से 5 गुना की वृद्धि हो जाती है। इसको रेवोल्यूशन का नाम दिया गया था, हरित क्रांति का नाम दिया गया था। ओके, अब ये पॉसिबल कैसे हुई थी? ड्यू टू द यूज ऑफ द बेटर HYV सीड्स को यूज किया गया था। फार्मर्स वर गिवन द ट्रेनिंग, फार्मर्स को ट्रेनिंग दी गई थी। यूज ऑफ द पेस्टिसाइड, यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ द मशीन एंड टूल्स को यूज किया गया था। इसके साथ साथ इम्प्रूव्ड इरिगेशन सिस्टम बेटर कर दिया गया था। ओके, इसके साथ साथ चीप लोन्स वर प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स, फार्मर्स को सस्ते लोन दिए गए थे। बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल थी, तब जाकर के वो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी। अब इसकी मेरिट्स की अगर बात करें तो फूड प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बाय, द प्रोडक्शन की अगर बात करें, प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बाय 3 to 5 times बढ़ गया था। पहला बेनिफिट तो ये था, पहली मेरिट ये थी। एंड इट ऑल्सो इनहेंस द इनकम ऑफ द फार्मर्स, फार्मर्स की, किसानों की आय में वृद्धि हुई थी। ओके, इट इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द एग्रीकल्चर की कंडीशन में इंप्रूवमेंट हुआ था। ओके, तो ये कुछ आप बता सकते हो कि ये मेरिट्स थी। डीमेरिट्स की अगर बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो डीमेरिट्स में ये रहेगा कि दिस वन इज़ नॉट द इको फ्रेंडली वन। ये इको फ्रेंडली नहीं है, बिकॉज जैसे हम ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं तो इट इज़ हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट एंड द सॉइल के लिए, इन्वायरमेंट की बात करें तो ये नुकसानदायक है। दूसरा, अगर बात की जाए तो द प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, इट इज़ ट्रू दैट द प्रोडक्शन हैड इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन, बट द प्रोडक्शन इंक्रीज्ड ऑफ द 1 or 2 क्रॉप्स ओनली। जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, इन्हीं का ही, गेहूँ और चावल का ही प्रोडक्शन बढ़ा था। दूसरी चीज़ आप डिमेरिट ये बता सकते हो कि इट इज़ ट्रू दैट इट वाज बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स, फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल थी, बट फॉर द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ओनली। जो बड़े और मध्यम किसान थे उन्हीं के लिए लाभदायक थी, छोटे किसानों के लिए लाभदायक नहीं थी, क्योंकि खेती महंगी हो गई थी और उनके पास पैसा नहीं था। ठीक, तो ऐसे कुछ आप मेंशन कर सकते हो, मोटे तौर पे आपको बताना है। उसके बाद जैसे 25th क्वेश्चन आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर में दिया गया, फूड सिक्योरिटी ऑफ ए नेशन इज इंश्योर्ड थ्रू द फूड सिक्योरिटी सिस्टम, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। देखिए अपने यहाँ पे फूड सिक्योरिटी सिस्टम क्या है? वी आर हैविंग द PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। और जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, देयर आर द 2 कंपोनेंट्स, इसमें 2 कंपोनेंट है। फर्स्ट वन इज द बफर स्टॉक आ जाता है, और सेकंड में राशन शॉप्स आ जाती है। ठीक, तो हमारी अगर फूड सिक्योरिटी की बात करें तो फूड सिक्योरिटी के पहले आप ऐसे बताओ, फूड सिक्योरिटी मीन्स टू प्रोवाइड द फूड टू ईच एंड एवरीवन, हर व्यक्ति को फूड प्रोवाइड करना फूड सिक्योरिटी कहलाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए कि 3 चीज़ें आएगी। एक तो आएगी अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, कि फूड है वो उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद रहेगा एक्सेसिबिलिटी ऑफ द फूड, फूड एक्सेस मतलब रिच में, पहुंच में होना चाहिए। और तीसरा आएगा अफोर्डेबिलिटी ऑफ द फूड, यानी कि फूड खरीदने का सामर्थ्य लोगों के पास, यानी कि खाना, भोजन या खाद्य की बात करें तो वो उपलब्ध हो, पहुंच में हो, और लोगों के पास सामर्थ्य को उसको खरीद पाए। तो ये 3 चीज़ें फूड सिक्योरिटी में आती हैं। फूड सिक्योरिटी इंक्लूड्स 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। इसमें आ जाएगा सबसे पहले अवेलेबिलिटी, उसके बाद आ जाएगा एक्सेसिबिलिटी, और उसके बाद आ जाएगा आपका अफोर्डेबिलिटी। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे कि इंडिया में जो फूड सिक्योरिटी है उसके 2 कंपोनेंट है, फर्स्ट है बफर स्टॉक और दूसरा PDS सिस्टम। जो बफर स्टॉक का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले क्या करते हैं गवर्नमेंट थ्रू द FCIs, दे परचेज द फूड फ्रॉम द सरप्लस स्टेट्स, जहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन होता है उन स्टेट से वो फूड ग्रेन्स को परचेज करती है और स्टोर करती है उसको। उसके बाद PDS सिस्टम के थ्रू जो नीडी लोग होते हैं उनको चीप रेट के ऊपर अवेलेबल करवाया जाता है। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसके थ्रू फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जाती है। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि जो पुअर लोग हैं, BPL फैमिलीज है, उनको प्रोवाइड करवाया जाता है, बल्कि इमरजेंसी में, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर है, इस टाइम में भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए फूड सिक्योरिटी। तो ये सब कुछ, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जिनको आपको मिक्स करके लिखना पड़े। फूड सिक्योरिटी बताना है, उसमें क्या क्या आता है ये हमें बताना है, फिर हमें बताना है बफर स्टॉक के बारे में, फिर हमें बताना है PDS यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में। ऐसे आपका ये क्वेश्चन कवर होगा। उसके बाद 26 जो क्वेश्चन दिया गया है, विच फैक्टर्स अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, कौन से फैक्टर जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। देखिए जनसंख्या का वितरण है वो असमान है, तो इसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हमें ये बताने हैं। तो देखिए सब जगह एक बराबर नहीं ना पॉपुलेशन, तो कई सारे फैक्टर होते हैं। फर्स्ट फैक्टर की बात करें तो क्लाइमेट, जलवायु हो गया। जैसे जहाँ पे जलवायु की अगर हम बात करें तो जहाँ पर जलवायु है ना तो ज़्यादा गर्म होगी ना ही ज़्यादा ठंडी होगी, वहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे। ओके, जहाँ पर जो क्लाइमेट है
वो एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी हमेशा। ठीक। दूसरा हो जाएगा सॉइल, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है, वो एक तरीके से बेस प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए। तो जहाँ पर फर्टाइल सोल होगी वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जबकि जहाँ पर लेस फर्टाइल सोल होगी वहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी। ठीक। उसके बाद थर्ड फैक्टर आ जाएगा वाटर। वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड दैट ऑल्सो अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। और ये वाटर हमें किस लिए चाहिए, वी नीड वाटर फॉर आवर डे टू डे यूज़, फॉर इंडस्ट्रीज़, फॉर एग्रीकल्चर एट्सेट्रा। तो जहाँ पर पानी अवेलेबल होता है वहाँ पे पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादा होती है। आज से नहीं, जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो उस वक्त भी नदियों के किनारे ही होती थी। तो जहाँ पानी होगा वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल होगी वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। हिमालय में क्यों नहीं है, एक रीज़न ये भी है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर होगी वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी क्योंकि काम धंधा मिलता है। ओके, इसके साथ साथ और क्या लिख सकते हैं, अर्बनाइजेशन आप लिख सकते हो। तो कई सारे फैक्टर होते हैं, मिनरल्स आप लिख सकते हो, मिनरल्स होंगे वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद 27th दिया गया, 27th क्वेश्चन है, इसमें भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 27th क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में हमें डिफरेंस बताना, अंतर बताना है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा इज़ लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस है। लोकसभा इज़ टेम्परेरी हाउस है, अस्थायी सदन है। राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है। ओके, लोकसभा की बात करें तो इट इज़ मोर पावरफुल, राज्यसभा की बात करें तो ये लेस पावरफुल है। लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे टोटल मेंबर है, टोटल इलेक्टेड मेंबर्स है वो 543 है। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो वहाँ पे एट प्रेजेंट 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, टोटल 245 होते हैं। तो ये तीन या चार अगर डिफरेंस बता दी तो हो जाएगा आपका। यानी कि लोकसभा है वो अस्थायी सदन, पहले आप बता दीजिए कि लोकसभा वो निम्न सदन है, राज्यसभा वो उच्च सदन है। लोकसभा वो अस्थायी सदन है, राज्यसभा है वो स्थायी सदन है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव 5 ईयर्स के लिए होता है, उनका 6 ईयर्स के लिए होता है। लोकसभा वो ज़्यादा शक्तिशाली है, राज्यसभा वो कम शक्तिशाली है। लोकसभा के चुने सदस्यों की संख्या 543 है, 543 है, जबकि राज्यसभा के चुने सदस्यों की संख्या है वो 233 है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद डी सेक्शन की बात करते हैं। डी सेक्शन को देखा जाए तो यहाँ देखिए हमें दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है। इसके 2 पार्ट रहेंगे और ये मैप वर्क के क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, इसमें हमें वर्ल्ड मैप के ऊपर जर्मनी और जापान को लोकेट करना है, ईजिली आप लोकेट कर पाओगे। उसके बाद 28th बी दिया गया है। 28th बी की बात करें तो यहाँ पे इंडिया के मैप के ऊपर हमें लोकेट करना है कोलकाता को, कोलकाता हो गया, उसके बाद K2 हो गया और उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। कोलकाता को लोकेट करना है, K2 को लोकेट करना है जो जम्मू कश्मीर में, उसके बाद हमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को जो कि उत्तराखंड में, इनको लोकेट करना। मैप वर्क की जहाँ तक आपकी बात है तो क्लास 9th SST का टोटल मैप वर्क है वो चैप्टर वाइज ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं तो वो भी हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 9th SST मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वहाँ पे आपको SST से रिलेटेड, क्लास 9 से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आज का एपिसोड, जिसमें हमने एक और सिंपल क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा फास्ट डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।